हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। माई सेल्फ शुभम वर्मा और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ये जो चैप्टर रहेगा आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रहेगा और यहाँ पे हम अपना लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है और क्यों इसको स्टडी करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप्स होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के। और लास्ट में मैं इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। बीइंग ए केमिस्ट, आप जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को लैब में परफॉर्म करते हैं तो आप हमेशा वहाँ पे उस रिएक्शन के बारे में 3 बातों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मैं एक रिएक्शन कंसीडर कर रहा हूँ जहाँ पे ए और बी रिएक्टेंट है और आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं। सबसे पहली बात जो आपको रिएक्शन के बारे में पता करनी होती है वो होती है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, या फिर इसको हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन या फिर फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है कि आपने जो रिएक्टेंट साइड में रिएक्टेंट लिए है क्या वो कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं है, इस चीज के बारे में जो हमें केमिस्ट्री की ब्रांच इंफॉर्मेशन देगी वो होती है थर्मोडायनेमिक्स। देखो, थर्मोडायनेमिक्स हमने क्लास +1 में पढ़ी है। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर आपके पास डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो उसका क्या मतलब होता है कि रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस रही है। दूसरी बात जो हमें रिएक्शन के बारे में पता करनी होती है वो होती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मतलब आपकी रिएक्शन हो तो रही है उसके बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन वो किस एक्सटेंट तक हो रही है, उसकी लिमिट क्या है। लिमिट क्या है, क्या क्या मतलब है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसकी लिमिट कितनी है, उस चीज के बारे में जो हमें केमिस्ट्री की ब्रांच इंफॉर्मेशन देगी वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये जो दोनों टॉपिक है ये हम अपने क्लास +1 में पढ़ चुके हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में पता करनी होती है वो होता है उसका रेट। रेट कहूँ या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है कि आपकी जो रिएक्शन हुई है वो कितनी देर में हो रही है, उसने कितना टाइम लगाया है, या फिर उसकी स्पीड कितनी है। उसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी वो है केमिकल काइनेटिक्स से। देखो, जो केमिकल काइनेटिक्स है वो 2 शब्द से मिलकर बना है। सबसे पहला होता है केमिकल। तो केमिकल क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ ये रिएक्शन, तो यहाँ पे ए और बी ये भी केमिकल्स हैं और जो बन रहा है प्रोडक्ट वो भी कोई केमिकल रहा होगा। दूसरा शब्द जो है वो होता है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड काइनेसिस से आया है जिसका मतलब होता है मूवमेंट या फिर मोशन करना। तो अगर मैं यहाँ पे बहुत एक मोटी मोटी सी बात बताऊं तो हमें केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ना है, हमें केमिकल्स को मोशन में स्टडी करना है, हमें केमिकल्स की स्पीड स्टडी करनी है। अब हम केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच होती है फिजिकल केमिस्ट्री की जो हमें 3 चीज़ों को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। सबसे पहले होती है रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रिएक्शन की स्पीड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें पता बताती है ये वो होती है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जो कन्वर्ट हो रहा है वो किन किन स्टेप से होता हुआ जा रहा है। इस चीज़ के बारे में हम बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात के बारे में जो हमें केमिकल काइनेटिक्स बताती है वो होती है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब आपके पास जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है उसका रेट तो हमें पता चल गया, लेकिन ये हमें फैक्टर्स भी बताती है कि किन पे वो डिपेंड करता है। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जैसे कि प्रेशर हो गया, जैसे कि कैटेलिस्ट हो गया। तो वो वाले फैक्टर्स के बारे में भी हमें केमिकल काइनेटिक्स इंफॉर्मेशन देती है। इस स्लाइड में मैंने कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जिसकी इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए केमिकल काइनेटिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है बर्निंग रिएक्शन। देखो, एक साइड में मैंने बर्निंग ऑफ वुड दिखा रखा है और एक साइड में मैंने बर्निंग ऑफ पेपर दिखा रखा है। अब आप एक बात बताइए, अगर आपको इंस्टेंट बर्निंग चाहिए या फिर इंस्टेंट हीट चाहिए तो आपको पता है हमें पेपर को ही बर्न करना होगा। तो इस चीज़ के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देगी वो होती है केमिकल काइनेटिक्स। क्यों? क्योंकि दोनों ही
थर्मोडायनेमिकली फिजिबल रिएक्शन है। वुड की बर्निंग भी और पेपर की बर्निंग भी दोनों एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन वो कितनी देर में होगा उसके बारे में हमें केमिकल काइनेटिक्स बताएगी। केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग ये बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है और ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। दूसरा एग्जाम्पल जो दिया है वो दिया है मैंने मेडिसिन का। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को फीवर हुआ है तो कम फीवर में डॉक्टर उसको हमेशा मेडिसिन रिकमेंड करता है, लेकिन अगर उसको काफ़ी हाई फीवर हुआ होगा तो उसको डॉक्टर ने हमेशा इंजेक्शन रिकमेंड किया होगा। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंजेक्शन का हमेशा फास्ट होता है और रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा मेडिसिन का स्लो होता है। तो इसके बारे में भी हमें केमिकल काइनेटिक्स ने ही इंफॉर्मेशन दी कि स्पीड ऑफ इंजेक्शन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ मेडिसिन। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है स्पॉइलिंग ऑफ वेजिटेबल्स। एक साइड मैंने टमाटो रखा है और एक साइड मैंने पोटैटो रखा है। देखो, आपको थर्मोडायनेमिक्स तो बताएगा कि इन दोनों का स्पॉइलिंग जो होता है, ये दोनों ही सब्जियां खराब हो जाएगी कुछ एक टाइम में, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स ने हमें बताया कि इसका रेट ऑफ स्पॉइलिंग फास्ट है और इसका रेट ऑफ स्पॉइलिंग वेरी स्लो है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? अगर जिसका भी रेट ऑफ स्पॉइलिंग फास्ट होगा, जो जल्दी ख़राब होगा उसको हम जल्दी से यूज़ करेंगे, और जिसका रेट ऑफ स्पॉइलिंग स्लो होगा या फिर जो धीरे धीरे ख़राब हो रहा होगा उसको हम लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तीसरा जो आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वो होता है डायमंड टू ग्रेफाइट। देखो, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो आपके पास डायमंड होता है वो धीरे धीरे करके एक ग्रेफाइट में को कन्वर्ट हो जाएगा, और ये रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब ये रिएक्शन आपकी 100% कन्वर्ट होगी। ये रिएक्शन आपकी हमेशा फिजिबल रही होती है। लेकिन हमें पहली बार केमिकल काइनेटिक्स ने ये बताया कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तो है, लेकिन ये इतनी स्लो है कि ये ऑब्जर्व भी नहीं होती है कि क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसको होने में बहुत ज़्यादा लाइफ स्पेंस निकल जाती है ह्यूमंस की। तो ये रिएक्शन फिजिबल तो है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग ये बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। रेट के बेसिस पे या फिर स्पीड के बेसिस पे किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, या फिर इसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी बोलते हैं। दूसरी होती है स्लो रिएक्शन या फिर वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरी होती है मॉडरेट रिएक्शन या फिर स्लो रिएक्शन। देखो, इसमें फ़र्क है, ये है वेरी स्लो रिएक्शन और ये है स्लो रिएक्शन, इनको मिक्सअप मत करिएगा। इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं अगली स्लाइड से। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। अगर रिएक्शन बड़ी फास्ट है तो उसका टाइम ऑफ कंप्लीशन काफ़ी कम रहा होगा, दैट इज 10⁻⁻16 से लेकर 10⁻⁻14 सेकेंड्स में जो भी रिएक्शन खत्म हो रही है उनको हम वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। ये जनरली आपकी आयनिक रिएक्शंस होती है जहां पे आपके आयंस इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन। इसका जो एग्जांपल है वो है एसिड बेस रिएक्शन का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि आपके पास एसिड और बेस जब कंबाइन करेगा तो वो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। दूसरा जो एग्जांपल है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सिल्वर नाइट्रेट को जब आपने HCl के साथ में ट्रीट कराया तो आपको सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। तो आपने देखा ये वाली जो रिएक्शंस होती है वो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। दूसरे टाइप की रिएक्शन जो हमने देखी है ऑन द बेसिस ऑफ रेट वो होती है वेरी स्लो रिएक्शन। अगर रिएक्शन बड़ी स्लो है तो उसका टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होगा? दिन लग जाएंगे रिएक्शन को कंप्लीट होने में, कुछ एक महीने भी लग सकते हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने में, या फिर सालों भी लग सकते हैं आपके रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। इसके कुछ एक एग्जाम्पल जो है वो आप डेली लाइफ में देखते हो, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आपने लोहे का पीस खुली हवा में रख रखा है तो आपको काफ़ी दिन या महीने लग सकते हैं उसमें थोड़ा सा नोटिसेबल चेंज चेक करने के लिए। तो ये भी आपका एक वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी के अंडर आता है। दूसरा एग्जाम्पल जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि डायमंड टू ग्रेफाइट एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, लेकिन ये जो चेंज है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, तो हम इसको वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। तीसरा जो हमें फाइंड आउट करना है वो है मॉडरेट रिएक्शन का रेट। मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है? जिस रिएक्शन को होने के लिए मिनट लगे या फिर घंटे लगे,
मतलब मिनट्स और आवर्स में जो रिएक्शन कंप्लीट होती है उनको आप बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। जनरली यहाँ पे बच्चे मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, जैसे कि डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 या फिर डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये कुछ एक इसके काफ़ी फेमस एग्जाम्पल्स है। तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन के साथ साथ थोड़े बहुत यहाँ के एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए। तो बात ये आती है सर कि हमारे पास एक फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन भी है, वेरी स्लो रिएक्शन भी है और एक मॉडरेट रिएक्शन भी है। तो हमें पूरे चैप्टर में कौन सी रिएक्शन का रेट पढ़ना है? हमें इस पूरे चैप्टर में ना तो वेरी फास्ट रिएक्शन पढ़नी है, क्योंकि इसका रेट आप नहीं निकाल सकते। दूसरा जो वेरी स्लो रिएक्शन है इसका भी रेट नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे होने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, तो इसका रेट हम नहीं स्टडी करेंगे। हमें तो रेट स्टडी करना है मॉडरेट रिएक्शन का। क्योंकि इसको होने में ना ही बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और ना ही बहुत कम टाइम लग रहा है। तो इस पूरे चैप्टर में हम जो भी रेट पढ़ेंगे वो एक मॉडरेट रिएक्शन का रेट पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पूरे चैप्टर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत आराम से देखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ने से पहले मैं देखता हूँ रेट होता क्या है। रेट जनरली चेंज इन एनी क्वांटिटी पर यूनिट टाइम होता है। मतलब किसी भी क्वांटिटी का चेंज टाइम के साथ में रेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ए पॉइंट में खड़े हो, कुछ एक टाइम के बाद आप चलते चलते बी पॉइंट पे पहुंच गए, तो आपका रेट या फिर स्पीड होता क्या है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। इसको आप क्या कहते हो? रेट या फिर स्पीड। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, इसको आप क्या कहते हो? रेट या फिर स्पीड। लेकिन हमें यहाँ पे डिस्टेंस नहीं चेंज करना है, हमें तो यहाँ पे क्या करना है? रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज होगा? जैसे ऊपर डिस्टेंस चेंज हो रहा था, वैसे ही किसी केमिकल रिएक्शन में कंसंट्रेशन में चेंज आता है टाइम के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रिएक्शन कंसीडर करता हूँ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हो? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर। इन दोनों की कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर में जो चेंज आएगा टाइम के साथ में, उसको आप डिफाइन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन से। फॉर एग्जाम्पल देखो, डेफिनेशन में क्या बोला मैंने? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। समय के साथ में इन दोनों की कंसंट्रेशन में या फिर प्रेशर में जो चेंज आएगा उसको आप बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी बना दिया है, जैसे चेंज इन कंसंट्रेशन या प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो तरह से बता सकते हैं। अगर ये वाली रिएक्शन आपकी एक्वस फेज में हो रही है तो आप इसको कैसे बताएंगे? अगर ये वाली रिएक्शन आपकी गैसियस फेज में हो रही है तो आप इसको कैसे बताएंगे? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले लिया है मैंने एक्वस फेज। तो एक्वस फेज में आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कहेंगे उसको चेक करिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट पर चेंज इन टाइम। समझ में आ गई बात? अच्छा, डेल्टा को क्या बताते हैं? चेंज। समझ में आ गई? अच्छा, इन बॉक्सेस को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे सी की जगह पे रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो मैंने क्या बोला? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट पर चेंज इन टाइम। आई होप ये समझ में आया होगा। दूसरा जो है गैसियस फेज, उसमें आपको क्या चेक करना है? रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको बताना है गैसियस फेज में, तो आप कंसंट्रेशन के साथ में नहीं, प्रेशर के साथ में डील करेंगे। तो आप क्या लगाएंगे? प्लस माइनस चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब सर बात ये आती है कि ये प्लस माइनस और यहाँ का प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि मैंने एक पतीले में दूध लिया है। जब तक इसमें मैंने दही का एक भी चम्मच नहीं डाला था तो आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो आपका 100% इसमें मिल्क ही था। जैसे ही आपने इसमें दही का चम्मच डाला और उसको मिक्स किया, आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है। मतलब आपने रिएक्टेंट में ए और बी को कंबाइन कर दिया है, जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो मिल्क जब दही में मिक्स होगा तो वो कर्ड में को कन्वर्ट हो जाएगा, दही में को ही कन्वर्ट होगा।
तो आपको पता है धीरे धीरे मिल्क की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और धीरे धीरे दही की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन को दूसरे फॉर्म में भी मैं बता सकता हूं कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ में और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम के साथ में। तो हमने सबसे पहले पीछे क्या देखा था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट। अब हमने इसको मोर एक एप्रोप्रिएट फॉर्म में बता दिया कि चेंज रिएक्टेंट में क्या आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और प्रोडक्ट में क्या चेंज आ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बताया, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अब रेट के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन को आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, रेट हमेशा आपकी एक पॉजिटिव टर्म रहेगी, रेट कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। तीसरी बात है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट। आप कंसंट्रेशन को इस चैप्टर में कैपिटल एम या फिर मोलैरिटी से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलैरिटी से। अच्छा, मोलैरिटी होता क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है। आप नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको आप मोलैरिटी कहते हो। मोल्स का आप स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हो और वॉल्यूम को आप वी से रिप्रेजेंट करते हो, वॉल्यूम इन लीटर्स। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी या तो कैपिटल एम रिप्रेजेंट करेंगे मोलैरिटी को, या फिर मोल लीटर इनवर्स। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसकी जो यूनिट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी, एक कंसंट्रेशन पे और एक टाइम पे। सबसे पहले अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को पता करूं किसमें, एक्वस मीडियम में, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे एक्वस मीडियम में हम मोलैरिटी लेते हैं और टाइम को अगर मैं सेकंड में लूँ तो इसकी यूनिट बन जाती है मोलैरिटी सेकंड इनवर्स, या फिर मोलैरिटी को मोल लीटर इनवर्स में भी बता सकते हैं और यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। रेट ऑफ रिएक्शन की जो दूसरी फॉर्म है वो प्रेशर की फॉर्म में आ जाती है गैसियस रिएक्शन के लिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे प्रेशर की टर्म्स लेते हो, जैसे एटीएम हो गया या फिर बार हो गया। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एटीएम सेकेंड इनवर्स या फिर बार सेकेंड इनवर्स। पांचवी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइन। यहाँ पे जो हमने प्लस और माइनस साइन लिया था वो क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर साइन आपके पास प्लस है तो वो इंडिकेट करेगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पे अगर साइन आपके पास नेगेटिव है तो वो इंडिकेट करेगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी तक बच्चों हमने रेट को देखा था, रेट होता था चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, मतलब समय के साथ में जो आपकी कंसंट्रेशन में चेंज आता था उसको आप रेट कहते थे। अब हमें इस स्लाइड में क्या देखना है, हमें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। आपको पता है धीरे धीरे समय के साथ साथ आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और धीरे धीरे आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, लेकिन स्टार्टिंग में तो वो मैक्सिमम रही होती है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में कितनी होती है, 100% होती है। तो वो धीरे धीरे करके 100 से 70 जाएगी, 70 से 50 जाएगी, 50 से 30 जाएगी, 30 से 10% जाएगी और एक टाइम पे 0% हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि वो डिक्रीज करता जाएगा। वैसे ही आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी। अच्छा, स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई थी तो आपके पास प्रोडक्ट 0% बना होगा, फिर 10%, फिर 50%, फिर 70% और एक टाइम आएगा वो 100% कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी इंक्रीज करती जाएगी। तो ये कर्व था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए। बच्चों अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होता है। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन में आपने क्या देखा था, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन टू दैट चेंज। अब देखो, अगर ये चेंज जो है, अगर ये चेंज स्मॉल है तो एक अलग तरह का रेट ऑफ रिएक्शन आता है, और अगर ये चेंज लार्ज है तो बच्चे अलग तरह का रेट ऑफ रिएक्शन आता है।
तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ चेंज रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप। नंबर वन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और नंबर टू, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज जो होगा वो एक लार्ज चेंज रहा होगा और आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस डेल्टा साइन से। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में जो चेंज रहा होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा और उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से। तो एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में डायरेक्ट आ जाता है, इस पे न्यूमेरिकल काफी फेमस है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन चेक कर लेते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में जो आपके पास टाइम इंटरवल रहेगा वो आपके पास काफी लार्ज रहेगा। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? रेट दैट इज मेजर्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल आर कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इसके लिए एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं कि आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में को कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, कुछ एक टाइम t1 पे आपके पास रिएक्टेंट कितना था? R1 था, और आपके पास प्रोडक्ट P1 हुआ करता था। कुछ एक टाइम के बाद जैसे ही टाइम इंक्रीज हुआ, T1 से वो T2 गया, तो आपके पास रिएक्टेंट कितना बचा? R2, और प्रोडक्ट कितना बना? P2। तो इसका जो कर्व कर्व होगा वहीं से हमारे पास फॉर्मूला डिराइव होगा इसका। तो अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कर्व बनाऊं तो आपके पास R1 क्या है? R1 ज़्यादा है, R1 मोर क्वांटिटी है, और ये क्या है? लेस लेस नंबर है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा होता है और बाद में आपके पास रिएक्टेंट कम होता है, तो वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होगा। तो मान लेते हैं जब आपके पास R1 रिएक्टेंट था तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास टाइम कितना था? T1। और जब आपके पास R2 रिएक्टेंट था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम कितना था आपके पास? T2। तो आप जो एवरेज रेट निकालोगे रिएक्टेंट का वो कैसे निकालोगे? माइनस R2 माइनस R1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। हम ऐसे ही करते हैं हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम में भी क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसको लिखने का दूसरा तरीका हो सकता है माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट का कैसे करते हैं। प्रोडक्ट में भी आपको पता है कि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। तो स्टार्टिंग में जो आपका प्रोडक्ट बना होगा वो कम होगा, तो P1 की कंसंट्रेशन कम होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा वो बचे T1 होगा। और जो P2 है वो आपका ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगी प्रोडक्ट की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम रहेगा वो T2 रहेगा। तो अब अगर मुझे इसकी एवरेज रेट लिखना है तो मैं आर ऑफ प्रोडक्ट या आर ऑफ पी जो भी लिखना है उसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा और लिखूंगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, और मैं फाइनल को क्या लेके चल रहा हूँ? P2, और इनिशियल को क्या लेके चल रहा हूँ? P1। तो ये होता है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब लास्ट में इसको और कैसे लिख सकते हैं? प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये था आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इसके न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि नाम ही बता रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मतलब बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए आप जो भी रेट निकालेंगे उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दैट इज rate that is measured at any particular instant during a course of reaction are called instantaneous rate of reaction। अब अगर रिएक्शन आप मान लेते हैं रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो छोटे टाइम इंटरवल के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं स्मॉल डी लगाया करूंगा। तो आप रिएक्टेंट साइड का कैसे लिखेंगे? माइनस स्मॉल डी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय dt। और प्रोडक्ट के लिए कैसे लिखेंगे? स्मॉल डी पी डिवाइड बाय dt। तो इसको कैसे लिखेंगे? चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसको क्या बोलेंगे? चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो ये था आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इस पूरे चैप्टर में हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ही स्टडी करना होता है। हमें तो सिर्फ स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए चीज़ों को स्टडी करना होता है। तो हम पूरे चैप्टर में आपके पास स्मॉल डी के ही चेंज पढ़ा करेंगे। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे कुछ एक न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है फॉर द रिएक्शन
reactant to product, the concentration of reactant changes from this to this in 25 minutes. Calculate the average rate. तो आपको सबसे पहले क्या बोल दिया है कि आपको एवरेज रेट निकालना है। तो एवरेज रेट के हमने दो फॉर्मूले देखे थे, एक रिएक्टेंट के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए। तो हमें यहाँ पे ये पता करना है कि ये रिएक्टेंट वाला है या प्रोडक्ट वाला। तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है रिएक्टेंट की, 0.03 मोलर, और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है रिएक्टेंट की, वो है 0.02 मोलर। अच्छा, इन 25 मिनट का क्या मतलब है कि T1 जो था वो आपके पास 0 सेकंड्स था, और जो T2 था, सेकंड्स नहीं मिनट इसमें दिया है, वो आपके पास 25 मिनट्स हो रहा है। अब आपको सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है रिएक्टेंट के लिए। तो वो क्या होता था, माइनस R2 माइनस R1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। तो हम इसको और कैसे बोल सकते थे, फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल माइनस इनिशियल टाइम। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 0.02 माइनस 0.03 डिवाइड बाय 25। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसकी यूनिट के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, मोलैरिटी मिनट इनवर्स। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस 0.01 डिवाइड बाय 25, और ये माइनस माइनस प्लस बन के बन जाएगा 0.01 डिवाइड बाय 25 मोलैरिटी मिनट इनवर्स। जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलैरिटी मिनट इनवर्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज जो यहाँ पे फाइंड आउट करने को बोली है, एक तो आपको मिनट्स में रेट निकालना है, और दूसरा रेट आपको किस में निकालना है, सेकंड्स के अंदर। तो सेकंड्स में अगर आपको रेट निकालना है तो आप क्या करोगे, जो एवरेज रेट आया है उसको लिख लेते हैं हम। तो वो है 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मिनट पर, सॉरी, मोलैरिटी पर मिनट। अच्छा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो आप नीचे इसको 60 से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज रेट कितना आ जाएगा, वो आएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय 60। तो यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगी, मोलैरिटी सेकेंड। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.66 इंटू 10⁻⁻⁶ मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स। तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था, क्योंकि यहाँ पे हमें मिनट और सेकंड दोनों में निकालना था। तो सबसे पहले हमने रेट को मिनट्स में निकाला और उसके बाद उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा न्यूमेरिकल जो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हम करेंगे वो है ये वाला, इन ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इसको हम आगे देखने वाले हैं। In the pseudo first order hydrolysis of ester in water, the following result takes place। यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन दे रखी है। तो आपको क्या दिया है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए जो था, सबसे पहले t इज इक्वल टू 0, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई थी तो कितना था, 0.55 जो भी है यहाँ पे मोलैरिटी या फिर मोल लीटर इनवर्स। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 0 से 30 सेकंड, 30 से 60 सेकंड और 60 से 90 सेकंड्स, आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती गई। मतलब आपको ये क्या दिया है, रिएक्टेंट दिया है। तो आपको यहाँ पे निकालना क्या है, कैलकुलेट द एवरेज रेट। तो अभी भी वही आपको निकालना है, एवरेज रेट। तो आप क्या लिखोगे, माइनस R2 माइनस R1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी कंसंट्रेशन दी है रिएक्टेंट की, लेकिन आपको यहाँ पे बोला है कि इन इन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 टू 60 सेकेंड, मतलब आपको इन दोनों के बीच में निकालना है। तो सुनना, यहाँ पे इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिखूंगा T1 और इसको लिखूंगा T2, इसको मैं क्या लिखूंगा, R1 और इसको मैं लिखूंगा R2। तो बस यहाँ पे वैल्यूज हमें पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 0.17 माइनस 0.31 डिवाइड बाय 60 माइनस 30। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 0.14 डिवाइड बाय 30। अच्छा, यहाँ पे इसकी यूनिट क्या आएगी, यहाँ पे आएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्यों, क्योंकि आपके पास ये चाहे मोलैरिटी कैपिटल एम में हो या फिर इसको हम मोल लीटर इनवर्स में भी लिख सकते हैं। और आपके पास टाइम किस में था, सेकंड्स में। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स। अब आगे का काम, जब हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 0.14 डिवाइड बाय 30 मोल
लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। आप लास्ट तक इसकी यूनिट नहीं छोड़ेंगे वरना बीच में गड़बड़ हो सकती है। और लास्ट में जब आप इसको चेक करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.67 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आप इसमें एक बात ध्यान रखेंगे हमेशा न्यूमेरिकल करने के बाद कि कोई यूनिट में झोल तो नहीं है। यहाँ पे सेकंड में पूछा है तो आपका आंसर भी सेकंड में ही आना चाहिए। अभी तक हमने पढ़ा है कि कोई भी रिएक्शन जो होती है उसका रेट हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक हम लिखते हैं उसका एवरेज रेट और एक हम लिखते हैं उसका इंस्टेंटेनियस रेट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब हम केमिकल काइनेटिक्स में इंस्टेंटेनियस रेट निकाला करेंगे। मतलब अगर मैं बताऊं इस रिएक्शन के लिए मुझे इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है तो मैं लिखूंगा आर इंस्टेंटेनियस या फिर सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, ये मैंने लिखा है रिएक्टेंट के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, जो दूसरा है वो हम लिखेंगे प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय डी टी। और यहाँ पे जो प्लस का साइन है वो क्या इंडिकेट करेगा कि आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अभी तक हम लेके चले थे सिंपल रिएक्शंस को, लेकिन अब हमारे पास क्या होता है, ज़्यादातर रिएक्शंस में आगे कुछ ना कुछ नंबर लिखे होते हैं बैलेंस रिएक्शन के लिए। इन नंबर्स को या फिर इन बैलेंसिंग जो नंबर हम लगाते हैं उसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया लिख रखी है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की रिएक्शन लिख रखी है जहाँ पे एक N2 तीन H2 कंबाइन करके 2NH3 बनाते हैं। तो यहाँ पे 1 क्या हुआ इसकी स्टोइचियोमेट्री, 3 क्या हुआ इसकी स्टोइचियोमेट्री और 2 क्या हुआ इसकी स्टोइचियोमेट्री। समझ में आ गई बात? इसको आप गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री को इन्वॉल्व करती है तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन भी देखना है इन द फॉर्म ऑफ स्टोइचियोमेट्री। तो इसके लिए एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। जैसे रिएक्टेंट साइड में मैंने क्या लिखा है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल बी। ये रिएक्टेंट जब कंबाइन करेंगे तो आपका देगा स्मॉल सी, कैपिटल सी और स्मॉल डी और कैपिटल डी। एक बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे स्मॉल ए, बी, सी, डी ये जितने भी है ये आपके पास क्या रहने वाले हैं, स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। और कैपिटल ए, कैपिटल बी आपके पास क्या होगा, रिएक्टेंट। और कैपिटल सी और कैपिटल डी आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो किसी भी रिएक्शन की, किसी भी स्टोइचियोमेट्री वाली रिएक्शन का अगर आपको रेट लिखना है तो बस आप एक इस फॉर्मूले को देख लो, बाकी सारा आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर आपको क्या लिखाना है, 1 अपॉन स्टोइचियोमेट्री प्लस माइनस डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट पर चेंज इन टाइम। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये तो अभी तक वही पिछला काम है, बस इसके आगे आपको क्या लगाना है, 1 अपॉन स्टोइचियोमेट्री। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं क्या लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखना है, सबसे पहले देखो मैं इसी ही के अकॉर्डिंग लिखूंगा सारा काम। सुनना, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन स्टोइचियोमेट्री। तो मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन स्मॉल ए। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस क्या इंडिकेट करेगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए। तो जब हम रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय डी टी। ये मैंने लिखा ए के लिए। तो यहाँ पे इसको चेक करना, मैंने इसके अकॉर्डिंग ही लिखा है। तो यहाँ पे 1 अपॉन स्टोइचियोमेट्री लिखा है, माइनस लिखा है, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट है। और यहाँ पे क्या लिखा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो आप आगे भी ऑब्जर्व करिएगा, इज इक्वल टू। अब मैंने किसके लिए लिखना है, बी के लिए। तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन स्मॉल बी माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय डी टी। ये मैंने लिख दिया दोनों रिएक्टेंट के लिए। अब मैं लिखूंगा प्रोडक्ट के लिए और चेंज क्या आएगा, सिर्फ प्लस का। तो 1 अपॉन डी सी ओवर डी टी। और दूसरा क्या आएगा आपके पास, 1 अपॉन डी ब्रैकेट स्टार्ट डी डी ओवर डी टी। तो मैंने ये किसके लिए लिख दिया है, ये आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया है, लेकिन किसमें, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, जब आपके पास स्टोइचियोमेट्री गिवन होगी। अब अगर रेट मुझे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखना है तो सिर्फ हल्का से एक चेंज आएगा, उसको नोटिस करिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 1 अपॉन ए
माइनस डी, यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा, प्रेशर लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो मैं लिखूंगा प्रेशर ऑफ ए और यहाँ पे लिख दूंगा डी टी इज इक्वल टू 1/b माइनस चेंज इन प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू 1/c चेंज इन प्रेशर ऑफ सी डिवाइड बाय डी टी, और यहाँ पे लिख दूंगा 1/d चेंज इन प्रेशर ऑफ डी डिवाइड बाय डी टी। यहाँ पे सिर्फ इतना सा आएगा। तो आई होप आपने रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना सीखा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, कब, जब आपके पास स्टोइचियोमेट्री भी रिएक्शन की गिवन होगी। रेट ऑफ रिएक्शन के बाद हमें दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ होती है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और दूसरी होती है रेट ऑफ अपीयरेंस। तो जो डिसअपीयर होता है वो होता है आपके पास रिएक्टेंट, और जो अपीयर होता है वो होता है आपके पास प्रोडक्ट। तो इनका रेट कैसे लिखते हैं उसे चेक करते हैं। तो कभी भी जो भी आपके पास स्टोइचियोमेट्री वाली रिएक्शन होती है उसमें इस स्टोइचियोमेट्री को छोड़ के ये वाली जो चीज़ होती है ये होती है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ठीक है, सबसे पहले मैंने किसका लिखा, ए का लिखा, किसको, स्टोइचियोमेट्री को छोड़ के। उसके बाद इसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी मैं कैसे लिखूंगा, मैं सिर्फ इसको लिखूंगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। ठीक है, अब स्टोइचियोमेट्री को छोड़ के ये वाली जो चीज़ है उसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। अच्छा, ये दोनों क्या हो रहे हैं आपके पास, अपीयर हो रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसको आप लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, और इसको लिखेंगे आप रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो अभी ओवरऑल हम यहाँ पे ये क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो इसको मैं एक एक करके लिख देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, कि ए आपका कितना डिसअपीयर हुआ, तो आप लिखेंगे माइनस डी ए ओवर डी टी, इसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अच्छा, बी के लिए आप क्या लिखेंगे, सिर्फ इसको लिखेंगे, तो आप लिखेंगे माइनस डी बी ओवर डी टी। तो ये दोनों क्या हुए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका, रिएक्टेंट का, और रिएक्टेंट में कौन है, ए और बी है। दूसरा जो है वो है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। अब सी अपीयर हो रहा है उसको कैसे लिखेंगे, डी सी ओवर डी टी, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी डी ओवर डी टी। तो ये होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और ये होता है रेट ऑफ अपीयरेंस। अब इस चीज को हम और डीप जाके समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास N2 when react with 3H2 it give rise to 2NH3। तो सबसे पहले जब भी आपको इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना हो या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना हो तो सबसे पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, इसकी स्टोइचियोमेट्री है 1, तो मैं क्या लिखूंगा 1/1 माइनस डी एन टू डिवाइड बाय डी टी। अच्छा, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मैं H2 के लिखूंगा, तो H2 में क्या है स्टोइचियोमेट्री 1/3, यहाँ पे लिखेंगे माइनस डी एच टू डिवाइड बाय डी टी। अच्छा, इज इक्वल टू, अब आपके पास प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव में आएगा, तो आप लिखेंगे 1/2 डी एन एच थ्री और इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डी टी। तो ये आपने लिख लिया है। अब आपको जो दूसरी चीज़ लिखनी है वो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। जब भी कभी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना होता है आपको स्टोइचियोमेट्री को छोड़ के ये वाली जो चीज़ें होती है ये लिखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे N2 के लिए आप क्या लिखेंगे, सिर्फ ये वाली चीज़, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस डी एन टू डिवाइड बाय डी टी। अच्छा, दूसरा है H2 के लिए, H2 के लिए मुझे सिर्फ इतना सा लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस डी H2 डिवाइड बाय डी टी। अच्छा, तीसरा हमारे पास क्या है NH3 का, अमोनिया का, तो मैं क्या लिखूंगा रेट ऑफ अपीयरेंस, तो मैं सिर्फ इतना सा लिखूंगा, मैं सिर्फ ये वाली चीज़ लिखने वाला हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा डी एन एच थ्री डिवाइड बाय डी टी। तो हमेशा जब भी कभी रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस लिखना होता है आपको हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास N2 when react with 3H2 it give rise to 2NH3। तो सबसे पहले जब भी आपको इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना हो या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना हो तो सबसे पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, इसकी स्टोइचियोमेट्री है 1, तो मैं क्या लिखूंगा 1/1 माइनस डी एन टू डिवाइड बाय डी टी। अच्छा, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मैं H2 के लिखूंगा, तो H2 में क्या है स्टोइचियोमेट्री 1/3,
यहाँ पे लिखेंगे माइनस DH2 डिवाइड बाय dt। अच्छा, इस इक्वल टू, अब आपके पास प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव में आएगा तो आप लिखेंगे 1/2 DNH3 और इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय dt। तो ये आपने लिख लिया है। अब आपको जो दूसरी चीज लिखनी है वो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। जब भी कभी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिसअपियरेंस निकालना होता है, आपको स्टोइचियोमेट्री को छोड़ के ये वाली जो चीजें होती है ये लिखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे N2 के लिए आप क्या लिखेंगे, सिर्फ ये वाली चीज, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस DN2 डिवाइड बाय dt। अच्छा, दूसरा है H2 के लिए, H2 के लिए मुझे सिर्फ इतना सा लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस DH2 डिवाइड बाय dt। अच्छा, तीसरा हमारे पास क्या है, NH3 का, अमोनिया का, तो मैं क्या लिखूंगा रेट ऑफ अपीयरेंस, तो मैं सिर्फ इतना सा लिखूंगा, मैं सिर्फ ये वाली चीज लिखने वाला हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा DNH3 डिवाइड बाय dt। तो हमेशा जब भी कभी रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस लिखना होता है, आपको हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास ये वाला है, तो इसका भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 लिखना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 लिखना है और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 लिखना है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है, तो लिख लेते हैं। तो आप लिखेंगे 1/2 माइनस DNO डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू 1/1 माइनस DO2 डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू 1/2 DNO2 डिवाइड बाय dt। अच्छा, रिएक्टेंट में हमेशा माइनस आता है और प्रोडक्ट में हमेशा प्लस आता है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO क्या होगा, सिर्फ ये वाला। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 कितना होगा, ये वाला। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO क्या होगा, ये वाला। तो मैं इसको लिख देता हूँ। सबसे पहले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO, आप क्या लिखेंगे माइनस DNO डिवाइड बाय dt। दूसरा क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, तो O2 के लिए सिर्फ इतना ही लिखेंगे, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस DO2 डिवाइड बाय dt। अच्छा, लास्ट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, तो अपीयरेंस ऑफ NO के लिए सिर्फ हम इतना सा लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे DNO2 डिवाइड बाय dt। तो ये था इसके बारे में सारी चीजें। रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ स्टोइचियोमेट्री के बेसिस पे हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला न्यूमेरिकल लिया है, इन ए रिएक्शन 2A give rise to product concentration of A decreases from this to this। देखो कंसंट्रेशन किसकी डिक्रीज होती है, बार बार मैं आपको ये बात बताता हूँ, रिएक्टेंट की डिक्रीज करती है। अच्छा, कितना, फ्रॉम 0.5 मोल लीटर इनवर्स टू 0.4 मोल लीटर इनवर्स। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इनिशियल कंसंट्रेशन, सबसे पहले 0.5 मोल लीटर इनवर्स, और फाइनल कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, 0.4 मोल लीटर इनवर्स इन 10 मिनट्स। इन 10 मिनट्स का क्या मतलब है, डेल्टा टी आपको कितना दे दिया है, 10 मिनट्स दिया है। समझ में आएगी बात। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। तो आपको कैसे लिखना है, रेट लिखना है। तो रेट का आपको मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे एवरेज रेट पूछा है, तो आप क्या बोलोगे, R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पहले विदाउट स्टोइचियोमेट्री किया था और यहाँ पे आपके पास पहली बार स्टोइचियोमेट्री आ गया है। तो मैंने क्या बताया था आपको, स्टोइचियोमेट्री के लिए क्या करना है, आपको बाहर भी डिवाइड बाय इसकी स्टोइचियोमेट्री से करना है। बस इसका की पॉइंट यही था। अब तो बाकी ये सारा क्वेश्चन वही जैसा होगा जैसा पिछला था। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, -1/2, यहाँ पे लेंगे आप 0.4 माइनस 0.5 डिवाइड बाय, यहाँ पे आएगा 10, और इसकी यूनिट कितनी आएगी, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 0.2 को, सॉरी 1/2 को आप, इस 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस 0.5 भी लिख सकते हो आप इसको। अच्छा, यहाँ पे जब आप इसको चेक करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 0.1 और डिवाइड बाय 10। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे और था, आपके पास आएगा 0.005 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। तो ये हुआ आपके पास पहला न्यूमेरिकल। ये जो दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप अपनी बोर्ड्स ले लो,
चाहे आप नीट ले लो, चाहे आप JEE ले लो, ये तीनों चीज़ों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे न्यूमेरिकल, तो इसको अच्छे से सीखिएगा। देखो ये क्या बोल रहा है, फॉर ए रिएक्शन, ये वाली जो रिएक्शन है, इफ रेट ऑफ अपीयरेंस, अब देखो जब भी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस आएगा, मैंने आपको क्या बोला था, आपको क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो अभी देखते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस आपको दे रखा है ये वाली चीज, देन कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दिस एंड ऑल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इस इन तरह के न्यूमेरिकल का सबसे पहला की पॉइंट क्या होता है कि आपको सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है और उसके बाद उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो 2NH3 ये वाली थी रिएक्शन। तो दूसरा आपको काम क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे -DN2 डिवाइड बाय dt। क्यों, क्योंकि इसकी स्टोइचियोमेट्री क्या है, 1 है, इज इक्वल टू 1 अपॉन स्टोइचियोमेट्री, यहाँ पे DH2 डिवाइड बाय dt। आपने किसका लिख दिया, आपने इसका भी रेट लिख दिया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या रेट होगा उसको चेक करिएगा। तो 1 अपॉन स्टोइचियोमेट्री, यहाँ पे DNH3 डिवाइड बाय dt। तो आपने रेट लिख लिया, पहला काम आपका कंप्लीट हो गया। तो दूसरा आपको दूसरा पार्ट में क्या बोला है, इफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 सॉरी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, तो मतलब आपको ये वाली चीज दे के रखी है, ये वाली चीज दे के रखी है। तो देखो क्या दिया है आपको, DNH3 डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू दिया है आपको 2 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 और H2। तो आपको क्या लिखना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 एंड H2। तो आपको एक बारी ये निकालना है और आपको दूसरी बारी में ये निकालना है। तो जब भी आपको कभी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस या फिर कुछ भी निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एक ट्रिक अपनाएंगे, जो गिवन है और जो कैलकुलेट करना है उन दोनों को इक्वल रख दो। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में दोनों ही ये इक्वल होते हैं। तो मैं सबसे पहला करके बताता हूँ, मैं आपको ए पार्ट करके बताऊंगा, क्या बताऊंगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 निकाल के बताऊंगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 ये वाला है और ये आपको गिवन है, तो रेट में ये दोनों इक्वल है, तो मैं क्या लिखूंगा, -DN2 डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये वाली वैल्यू तो हमें दे के रखी है, कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो जब आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आपके पास आया है पहला आंसर, किसका, रेट ऑफ डिसोसिएशन या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। अब हमें दूसरी चीज क्या निकालनी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। तो उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, इसको और इसको इक्वल रख दूंगा। तो मैं अगली स्लाइड में लिखता हूँ। तो हमें क्या करना है, 1/3, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, DH2 डिवाइड बाय dt, माइनस साइन मत भूलिएगा, इज इक्वल टू 1/2 DNH3 डिवाइड बाय dt। आपको पता है क्या दिया है हमें, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 की वैल्यू गिवन है, तो हमें तो सिर्फ ये निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करूंगा, -DH2 डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी आपके पास 2 इंटू 10⁻⁻4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे आएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 3 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखो ऐसे क्वेश्चन देखने को बड़े लगते हैं लेकिन होते इजी है, जैसी आपको ट्रिक बताई है सिर्फ वैसे करिएगा। आपने क्या लिखना है, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, जो दिया है और जो पूछा है उन दोनों को इक्वल कर देंगे। तीसरी जो बात आपको पता करनी है यहाँ पे, वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, देखो आपको ये वाली चीज दी है, अगर आप इसको स्टोइचियोमेट्री के साथ में लिख दोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा वही चीज जब आपने ये भी निकाल ली है तो यहाँ पे भी इधर पुट कर दो, तो 1/3 यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 जो भी होगा उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा सेम आएगा। तो मैं जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा वो इसके बेसिस पे निकाल देते हैं। तो मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूँ। देखो मुझे निकालना था रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं क्या लिखूंगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय DNH3 डिवाइड बाय dt। देखो ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में पूरा लिखना पड़ता है स्टोइचियोमेट्री के साथ। मैं लिखूंगा 1/2 2 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स।
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रेट कितना आएगा, 10⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये आपका आंसर था। देखने में थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन है काफ़ी इजी। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपनी क्लासमेट्स के साथ में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।